पहला, लगातार तीसरी बार सत्ता हासिल करने का करिश्मा करना चाहता है, तो दूसरा, करीब एक दशक से जारी सत्ता का सूखा दूर करना चाहता है। पहला, अकेले ही 300 से ज्यादा सीटें जीतने का दंभ भरता है, तो दूसरे को अपनी मिली जुली ताकत से उसे मात देने का पूरा भरोसा है। पहले के पास ऐसा चेहरा है जो अब तक अपराजित है, जबकि दूसरे के पास कोई चेहरा नहीं। लेकिन एक बात है जो इन दोनों में एक जैसी है, 2024 के पहले दोनों अपने अपने पुराने साथियों को एकजुट करने में लगे हैं। अब तक आप समझ गए होंगे कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं एनडीए और महागठबंधन की। तो आइए आपको बताते हैं कि 24 के चुनाव से पहले किसका कुनबा अभी ठाठ में है और किनके भीतर पड़ गई है गांठ। भारत माता की। जिनके दामन पर दागदार है, वे आज एक साथ आने की कोशिश कर रहे हैं। पटना में महागठबंधन का महाजुटान हुआ। जवाब में प्रधानमंत्री के हल्ला बोल का ऐलान हुआ और बीजेपी के ब्रिगेड पिछले 2 हफ्तों से उस विपक्ष पर लगातार हमलावर है, जिसका फिलहाल ना तो आकार का पता है, ना ही प्रकार और ना ही विचार का। आखिर कोई तो बात होगी ना, जिसकी वजह से पिछले 4 साल में मोदी, योगी का प्रहार और बीजेपी अकेली 300 पार का नारा देने वाली पार्टी को अब अपने उन पुराने सहयोगियों की फिर याद आई है, जिनका जिक्र पिछले कई सालों में किसी ने सुना तक नहीं। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी में लगातार बैठकों का दौर जारी है और इन बैठकों के बाद बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शीर्ष नेतृत्व की मुलाकात के बाद बीजेपी ने अपने 4 प्रदेश अध्यक्षों को बदला, साथ ही चुनावी राज्यों के चुनाव प्रभारी नियुक्त किए। इस बीच राजनीतिक गलियारे में यह चर्चा है कि कैबिनेट में जल्द ही फेरबदल होगा और इस फेरबदल में आपको एनडीए गठबंधन के कई नए चेहरे शामिल होते हुए दिख सकते हैं। माना जा रहा है कि महागठबंधन के बढ़ते कुनबे को देखते हुए बीजेपी अब ज्यादा समय तक किसी असमंजस में नहीं रहना चाहती। इसीलिए विपक्षी एकता की तोड़ के लिए वो एक बार फिर अपने पुराने सहयोगियों से संपर्क साधकर उन्हें अपने पाले में लाने की कोशिश कर रही है। इनाम के तौर पर इन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। एक तरह से ये तय माना जा रहा है कि मंत्रिमंडल फेरबदल में शिरोमणि अकाली दल, तेलुगु देशम पार्टी, चिराग पासवान की अगुवाई वाली लोक जनशक्ति पार्टी, एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना, जयंत चौधरी की अगुवाई वाली राष्ट्रीय लोकदल और अजित पवार की अगुवाई वाली एनसीपी के धड़े को जगह मिल सकती है। हालांकि कई पार्टियां अभी इससे इनकार कर रही हैं। हमारी अलायंस बीएसपी के साथ है, तो ये क्वेश्चन कैसे आ रहा है? ये हमारी रूटीन मीटिंग है। आई हैव कम आफ्टर मंथ, सो वी आर हैविंग अ रूटीन मीटिंग ऑफ अ प्रोग्राम। ਅਸੀਂ पंजाब गवर्नमेंट के खिलाफ जो हमने इनकी जो इन्होंने वैट इंक्रीज किया है, इन्होंने पानी दिया, सब इश्यूज पे हम डिस्कशन करने के लिए इसीलिए उधर दिल्ली में जब से सियासी गलियारों में मंत्रिमंडल में फेरबदल की संभावना तेज हुई है, उसके बाद पटना और लखनऊ में भी हलचल तेज हो गई। खासकर लोकसभा की सबसे ज्यादा 80 सीटों वाले यूपी में बीजेपी की खास नजर है। 2014 के लोकसभा चुनाव में एनडीए को यूपी से कुल 73 सीटें हासिल हुई थी। इसमें से 71 सीटें बीजेपी के खाते में गई थी और 2 सीटें सहयोगी अपना दल को हासिल हुई थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 62 सीटें मिली और अपना दल के खाते में एक बार फिर 2 सीटें आई। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी अपने गठबंधन का विस्तार करने में जुटी है और नए सहयोगियों को तलाश रही है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में जहां उसकी बातचीत ओम प्रकाश राजभर से चल रही है, तो वहीं ये चर्चा भी गर्म है कि बीजेपी के तमाम बड़े नेता जयंत चौधरी से भी संपर्क साधे हुए हैं। अखिलेश यादव अपने पुराने सहयोगियों को खोने की संभावना को ज्यादा तवज्जो नहीं देती। इनकी माने तो यूपी में विपक्ष मजबूत है और 2024 के चुनावों में वो बीजेपी को मजबूती से टक्कर देने वाली है।
कोई विपक्ष को झटका नहीं लगने वाला है। विपक्ष जो है और विपक्ष अपनी अपनी जगह मजबूत है, ये याद रखिए। विपक्ष अपनी अपनी जगह बहुत मजबूती से लड़ रहा है बीजेपी के खिलाफ। ये बैठक लगातार होती रहेंगी और जहां जहां विपक्ष मजबूत है वो मजबूती से बीजेपी का मुकाबला करेगा। अखिलेश माने न माने, मगर बीजेपी जिस तरह यूपी में अपना कुनबा बढ़ाने की कवायद में जुटी है, वो कम से कम महागठबंधन के लिए अच्छी खबर तो नहीं है। पूर्वांचल के पिछड़ी जातियों पर राजभर की अच्छी पकड़ है, जबकि यूपी के जाट लैंड पर जयंत की पार्टी का अच्छा खासा दबाव, जबकि मायावती पहले से ही किसी गठबंधन से दूर है। ऐसे में नए सियासी समीकरण कम से कम महागठबंधन के पक्ष में जाते तो नहीं दिखाई दे रहे। ओम प्रकाश राजभर का भाजपा में आना सुनिश्चित है। जयंत चौधरी को भाजपा में लाने की कोशिशें बड़ी तेजी से चल रही हैं। तो ये मान के चलना चाहिए कि पूर्वांचल और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अच्छा प्रभाव रखने वाले ये दोनों नेता अपनी पार्टियों के साथ एनडीए का हिस्सा होंगे। 2014 का परफॉर्मेंस रिपीट कर पाना थोड़ा मुश्किल है। अगर कुछ फीसद भी नुकसान होता है तो स्वाभाविक सी बात है कि 2014 जैसा परफॉर्मेंस तो नहीं होगा। 2019 के इर्द गिर्द या उससे बेहतर परफॉर्मेंस हो सकता है। बिहार में बीजेपी पहले से और भी ज्यादा आक्रामक दिखाई दे रही। नीतीश और तेजस्वी की जोड़ी को पटखनी देने के लिए पार्टी ने खास रणनीति तैयार की है। पिछले एक महीने के दौरान कई पार्टियां बीजेपी के खेमे की तरफ मुड़ती भी दिख रही हैं। महागठबंधन की अगुवाई बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कर रहे हैं। ऐसे में बीजेपी जोर शोर से बिहार के अलग अलग जातियों का प्रतिनिधित्व करने वाली छोटी छोटी पार्टियों को एनडीए में शामिल करने की कवायद में जुट गई है। चिराग पासवान का एनडीए में शामिल होना बिल्कुल तय माना जा रहा है। जीतन राम मांझी पहले से एनडीए में शामिल हो चुके हैं। इसके अलावा मुकेश सहनी के साथ भी बीजेपी की सकारात्मक बातचीत चल रही है। इस तरह बिहार में बीजेपी सवर्ण जातियों, गैर यादव और गैर कुर्मी ओबीसी जातियों का एक गठबंधन तैयार करती हुई दिखाई दे रही है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय के साथ मुलाकात के बाद अब करीब करीब ये तय माना जा रहा है कि होने वाले कैबिनेट विस्तार में चिराग को जगह मिल सकती है। लंबे समय से गठबंधन को लेकर चर्चाओं का दौर चल रहा था, पर बहरहाल जिस तरीके से हाल फिलहाल के दिनों में कुछ डेवलपमेंट्स हुए हैं और कुछ राउंड्स ऑफ मीटिंग भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ भी हुई है, तो ऐसे में गठबंधन पर एक फैसले के करीब हम लोग पहुंचने का प्रयास दोनों दल की तरफ से चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी भी और हम लोगों की पार्टी की तरफ से भी। 2024 के चुनाव में चिराग एनडीए की विजय की संभावना को कितना रोशन करेंगे ये तो बाद में पता चलेगा, मगर लालू यादव अभी से ही एक बात को लेकर पूरी तरह आश्वस्त हैं कि महागठबंधन कम से कम 300 सीटें तो जरूर जीतेगी। मतलब महागठबंधन को कम से कम 300 सीट है। वो भ्रष्टाचारियों के कन्वेनर है, भ्रष्ट लोगों का कन्वेनर है। अभी देखा ना कि जो जिसको करप्ट कहते थे उसी को मंत्री बनाया वहाँ महाराष्ट्र में। ये दुमुहा लोग हैं। चुनाव बयानों का नहीं समीकरणों का खेल है और बीजेपी 2024 के चुनाव से पहले किसी भी समीकरण को अपने हाथ से फिसलने नहीं देना चाहती, ताकि जरूरत पड़ने पर हर हाल में बाजी उसी के हाथ में रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। तो बीजेपी ने अभी से ही एक एक करके वो सारे प्यादे मैदान में उतारने शुरू कर दिए हैं जो उसे लगातार तीसरी बार देश की सत्ता दिलाने में मददगार साबित हो सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन का गुणा गणित अभी पूरी तरह से सेट होना बाकी है। जिस दिन बीजेपी ने दिल्ली में एनडीए की बैठक बुलाई है, उसी दिन बेंगलुरु में महागठबंधन के नेताओं का एक बार फिर से जमावड़ा लगेगा। अब सवाल यही, उस बैठक में ऐसा क्या होगा जिसे 2024 में एनडीए बनाम यूपीए की जंग की लकीर तय हो सकती है। पटना में महागठबंधन का महाजुटान हुआ, यहां से शिमला चलो का ऐलान हुआ, मगर बात बेंगलुरु में मिलने पर बनी और अब यहीं पर
देश का दिल जीतने की वो नीति और रणनीति तैयार होगी जिसके दम पर एक दशक तक दिल्ली से दूर रहने वाले विपक्ष को किसी तरह सत्ता की संजीवनी मिल सके। मगर ये इतना आसान होगा नहीं। 17 और 18 जुलाई को जब कर्नाटक की राजधानी में विपक्ष के तमाम नामी गिरामी नाम एक साथ एक टेबल पर एक दूसरे के आमने सामने बैठेंगे तो उन्हें हर हाल में उस करिश्माई नेता का काट ढूंढना होगा जिसकी पार्टी उसे लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बिठाने के लिए कृत संकल्प दिखाई दे रही है। अब सवाल है कि पटना होते हुए बेंगलुरु पहुंचा महागठबंधन यहां कम से कम क्या हासिल करना चाहेगा। बेंगलुरु में होने वाली महागठबंधन की बैठक में एकजुटता के ड्राफ्ट पर चर्चा हो सकती है। 23 जून को पटना में हुई पहली बैठक में तमाम नेताओं ने एक साथ चुनाव लड़ने पर सहमति जताई थी। बेंगलुरु की बैठक में इससे एक कदम और बढ़ने की उम्मीद है। नीतीश कुमार का गठबंधन का संयोजक बनना करीब करीब तय माना जा रहा है कि एनसीपी के शरद पवार को भी अहम जिम्मेदारी मिल सकती है। पार्टी में अजीत पवार के साथ एक बड़े धड़े के टूट के बाद भी उनके रुतबे पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। महागठबंधन में शरद पवार के सियासी कद पर कोई फर्क पड़े न पड़े, मगर उनके अनुभवी आंखों के सामने जिस तरह उन्हीं के भतीजे उनकी बनी बनाई पार्टी उड़ाकर बीजेपी के खेमे में शामिल हो गए, वो किस्सा वहां चर्चाएं आम जरूर होगा। हालांकि महाराष्ट्र के नेता अब भी बीजेपी को देख लेने का दम भर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के बोलने और कहने से कोई राजनीति चलती है क्या? पता चलेगा ना, बोलने दो ना, चुनाव ले लो, पता चलेगा। बीएमसी का चुनाव ले लो, विधानसभा ले लो, लोकसभा ले लो, हम तैयार है, पता चलेगा। पटना में 15 पार्टियों का संगम हुआ था। महागठबंधन की पहली चुनौती उन सभी को एक साथ एक बार फिर बेंगलुरु में बुलाना होगा। पटना की बैठक से सीधे एयरपोर्ट और एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए उड़ान भरने वाले केजरीवाल ने दिल्ली अध्यादेश के मुद्दे पर कांग्रेस को समर्थन का अल्टीमेटम दिया था। बेंगलुरु की बैठक पर भी सबसे बड़ा पेंच इन्हीं की तरफ से है। हमारे पास निमंत्रण आया पिछली बार जब मीटिंग हुई थी पटना में, तो कांग्रेस ने कहा था कि संसद सत्र शुरू होने के 15 दिन पहले वो लोग पब्लिकली अनाउंस कर देंगे कि वो इस विधेयक ऑर्डिनेंस के खिलाफ हैं और संसद में इस ऑर्डिनेंस के विरोध में वोट डालेंगे। तो हम उसका इंतजार कर रहे हैं, कांग्रेस जब भी उसको करेगी। इसमें कोई शक नहीं कि अगर 2024 में महागठबंधन को मिलकर चुनाव लड़ना है तो सबसे ज्यादा समझौता और सबसे बड़ा दिल कांग्रेस को ही करना होगा। पिछली 4 लोकसभा चुनाव से कांग्रेस 400 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ती आई। 2019 में पार्टी ने 419 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवार मैदान में उतारे थे। हालांकि पार्टी सिर्फ 52 सीटें ही हासिल कर पाई, पर 209 सीटों पर वो दूसरे नंबर पर थी। इनमें 175 सीट पर कांग्रेस बीजेपी के मुकाबले दूसरे नंबर पर रही, जबकि 34 सीट पर दूसरे दलों के मुकाबले दूसरे नंबर पर रही। ऐसे में कांग्रेस इस बार ज्यादा से ज्यादा कितनी सीटें अपनी सहयोगी पार्टियों को देने के लिए तैयार होगी? क्षेत्रीय पार्टी तो चाहेगी ही कि जो क्षेत्र विशेष के जो सीटें हैं वो क्षेत्रीय पार्टियों को सौंप दिया जाए और कांग्रेस अलग अलग राज्यों में जहां पर कांग्रेस मजबूत स्थिति में है वहां पर वो चुनाव लड़े। त्याग की जहां तक बात है, निश्चित रूप से कांग्रेस चाहेगी कि हमारे त्याग से भी अगर परिणाम बदले और हमारे त्याग की वजह से भी भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बाहर हो जाए तो कुछ हद तक तो त्याग करेगी, लेकिन ऐसा भी नहीं होगा जिस तरह की बात क्षेत्रीय पार्टियां कर रही हैं कि यहाँ हम मजबूत हैं इसलिए यहाँ कांग्रेस न लड़े और जहाँ कांग्रेस मजबूत है वहीं कांग्रेस लड़े। अगर बेंगलुरु में इन मुद्दों पर बात बन जाती है तो 2024 के चुनाव में महागठबंधन का एनडीए के सामने मजबूत चुनौती पेश करने की संभावना बढ़ जाएगी। 18 जुलाई को एक तरफ बेंगलुरु में विपक्षी दल नरेंद्र मोदी की करिश्माई अगुवाई वाले बीजेपी को लगातार तीसरी बार सत्ता में नहीं आने देने की रणनीति बनाने के लिए जुटेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में बीजेपी अपने नए सहयोगियों के साथ लाने और पुराने को एकजुट रखने की भरपूर कोशिश करेगी। इन बैठकों का नतीजा चाहे जो हो, मगर इतना तो तय है कि 2024 के चुनाव के मद्देनजर इस महीने की 18 जुलाई को देश के सामने एनडीए और महागठबंधन की तस्वीर पूरी तरह साफ हो जाएगी। कैमरा पर्सन सुनील के साथ अमन कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24।